Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाँ गाइज आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्विंग्स लेके आए, यानी एनवायरमेंटल साइंस का जो आपका नेक्स्ट वाला एग्जाम होने वाला है BEVAE 181 TEE जून 2022 का मेरे पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और एक और आपको खुशी की बात ये बता दो कि आपके जितने भी एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपका क्वेश्चन होगा, वहां 4 ऑप्शंस होंगे एंड देन उनमें से आपको एक सेलेक्ट करके टिक लगाना होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान आपका पेपर रहने वाला है, बिल्कुल आप जाओगे आसानी से कर पाओगे। बट ये है कि आपको सही लगाना है, क्योंकि आप जब तक पूरा बुक नहीं सही से पढ़ पाओगे, सही से आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका कहीं भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो मैं तो आपका सिलेबस पूरा नहीं करवा पाया, वो खैर बहुत अभी अभी प्रेशर है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो देन क्या है, आज हम क्या है क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और उसके जो भी करेक्ट आंसर्स है उनमें हम टिक करेंगे। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो @BioLecturer। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आपको फॉलो करना है, वहां पे सब्सक्राइब करना है चैनल। वहां पे मैं आपको इस वीडियो का जो भी आपका जो लेक्चर है, इसका ये पीपीटी है, मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्व। ठीक है, देन उसके बाद आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, BSCG लेक्चर। ठीक है, तो वहां जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नहीं लगाया इस पूरे के पूरे पीपीटी में। यहाँ पे मैंने जस्ट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, एक एक करके हम क्या है सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर्ड बाय। तो यहाँ पे आपको याद करना होगा, अगर आपने करा हो तब आपको याद होगा, वरना मुश्किल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हरमन डेली है, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड है, मॉरिस स्ट्रॉन्ग है एंड पेरे ट्रेडो है। ठीक है, ट्रेडो। तो इनमें से आपको 4 में से एक ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका पहला आंसर जो है ये होगा ग्रो हार्लेम होगा। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट के ऊपर जो और डेवलपमेंट के ऊपर जो था वो चेयर किया गया था ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड द्वारा। ठीक है, ये स्वीडन कह रहा हूँ, नॉर्वे के पीएम भी रह चुके थे। ठीक है, और नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये कंट्रीज काफी ज्यादा क्या है एनवायरमेंट को लेके सजग है। तो देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकंपोजर, यानी इसमें से पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा आपका डीकंपोजर है। ठीक है, तो पहला आपका हॉक है, दूसरा आपका टेडपोल है, तीसरा आपका अर्थवर्म है, चौथा आपका फंगई है। यहाँ मैंने चारों टिक कर दिया, लेकिन आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो हॉक की बात करें तो हॉक आपका डिकम्पोजर नहीं होता, वो क्या है, जस्ट वो क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं करता। देन टेडपोल भी नहीं करता, ना अर्थवर्म करता है, ये डेट्रिवरस होता है, लेकिन डेट्रिटस होता है, बट ये आपका डिकम्पोजर नहीं होता है। तो देन आ जाता है हमारा फंगई आपका एक्चुअल में डिकम्पोजर होता है, जस्ट वो क्या करता है, किसी भी डेड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, काम करता है वो, मतलब जस्ट डिकम्पोज करता है, समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी जो हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो आप देखोगे, आप अपने बुक में काफी सारे वहां पे क्या है गोल्स दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। तो उनमें से आपका ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो आपका मे बी शायद 2001 में शायद था, मैंने बुक में अभी, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। तो देन इसमें से आपको टिक लगाना है। यहाँ पे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स, देन दूसरा है यहाँ पे रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डेब्ट, फिर उसके बाद जीरो पॉल्यूशन एंड रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। तो मैं आपको इसका आंसर सही बता दूं कि यहाँ पे आपका क्या है, जस्ट इसमें प्रायोरिटी एरियाज में रखा गया था, मतलब नॉट कह रहा है ना, तो इसमें जीरो जो पॉल्यूशन है ये आपका प्रायोरिटी एरियाज में गोल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे हम क्या है 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, और आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 2 आवर्स में, आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका तो मे भी 1 से 1.5 घंटे में आपका सारा क्वेश्चंस हो ही जाएगा। तो देन यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप।
यहाँ पे पूछ रहा है मेन सल्फर रिजर्वायर इन दी सल्फर साइकिल इज प्रेजेंट इन दी, यानी जो आपका मेन सल्फर रिजर्वायर होता है सल्फर साइकिल में वो कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सॉइल है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन, तीसरा है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा है यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो इनमें से आपको करेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपने जब वो क्या कहते हैं सल्फर साइकिल के बारे में पढ़ा था तो देन आप सभी को मालूम होगा कि सॉइल जो आपका होता है वो आपका मेन रिजर्वायर होता है सल्फर का। ठीक है, काफी क्या है सल्फर के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपका सल्फर का सॉइल लगा देंगे। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर वाटर पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे लेवल 4 ऑफ द ट्रॉपिक लेवल कुड बी ऑक्यूपाइड बाय, यानी जो आपका चौथा लेवल है ट्रॉपिक लेवल का वो किन ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या है ऑक्यूपाई किया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये पहला ऑप्शन है रैबिट, दूसरा ऑप्शन है ग्रास, तीसरा ऑप्शन है ग्रासहॉपर एंड चौथा है यहाँ पे टाइगर। ठीक है, इनमें से आपको चार में से एक लगाना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ रैबिट है, ग्रासहॉपर है, टाइगर है, ग्रास है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं ग्रास क्या है, जस्ट ये आपका पहला वाला हो गया लेवल 1 का हो गया। देन उसके बाद आपका ग्रास हॉपर हो गया लेवल 2 का, ये भी आपका लेवल 2 का हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट डिपेंडेंट होता है, ये कंज्यूमर होता है। तो देन ये जो आपका जो चौथा है, ये चौथा जो आपका टाइगर है ये जस्ट आपका लेवल 4 का ट्रॉपिक लेवल फॉलो करता है, यानी ये जस्ट इन ही सभी क्या है ऑर्गेनिज्म को खाता है ना। तो यहाँ पे आपका जो चौथा है आपका टॉप ये क्या कहते हैं लेवल 4 के ट्रॉपिकल लेवल के ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्यूपाई कर रखा है लेवल 4 को। ठीक है, देन आ जाते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि बायोस्फीयर में जो मेनलैंड कंपोनेंट है वो आपका क्या कहलाता है। ये मैं बता दूं आपको, ये मैंने पोस्ट भी करा था ये क्वेश्चन, जिसमें से काफी बच्चों ने मतलब स्ट्रेटोस्फेयर भी लगा दिया था। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या इकोस्फेयर नहीं होगा, मैं बता दूं यहाँ पे आपका लिथोस्फेयर होगा। लिथोस्फेयर यानी आपका जो लैंड वाला जो कंपोनेंट है वो जस्ट बायोस्फेयर का लिथोस्फेयर से बिलोंग करता है। ठीक है, लैंड कंपोनेंट जस्ट लिथोस्फेयर कहलाता है, कोई दिक्कत। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड चेन गॉट नेमाटोड्स सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे एरो बनाना था मुझे। ठीक है, यहाँ पे गॉट हो गया, नेमाटोड्स, गॉट के अंदर नेमाटोड्स पाया जाता है और नेमाटोड्स जस्ट सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब ये बोला जा रहा है ये जो फूड चेन है जस्ट ये जो डिपेंडेंसी है ये किस टाइप की डिपेंडेंसी है। तो मैं आपको बता दूं जो आपके गॉट के अंदर जो नेमाटोड्स होते हैं जस्ट यहाँ पे कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शंस बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन है डेट्रिटस फूड चेन है ना, दूसरा ऑप्शन है ग्रेजिंग फूड चेन, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पैरासाइटिक फूड चेन एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एक्वेटिक फूड चेन। तो यहाँ पे मैंने देखना है कि यहाँ पे जो गॉट है और ये नेमाटोड्स जस्ट राउंड वॉर्म्स होते हैं ना, राउंड वॉर्म्स, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है आप सभी को, राउंड वॉर्म। ठीक है, जस्ट हमने इसे क्या कहते हैं एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा था। तो ये जो राउंड वॉर्म्स जस्ट पैरासाइटिक फॉर्म में गॉट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये क्या होगा पैरासाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक जो आपके बैक्टीरिया हो गए, ये जस्ट ये सारे क्या हो गए, ये जस्ट पैरासाइटिक फूड चेन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ना डेट्रिटस आएगा, ना ग्रेजिंग आएगा, ना एक्वेटिक आएगा, कोई दिक्कत। ग्रेजिंग यानी जो मतलब जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं है ना, तो जस्ट उसका जो फूड चेन होता है वो आपका ग्रेजिंग वाला होता है। तो देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है यहाँ पे द डिसिप्लिन और पब्लिक हेल्थ वाज एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर। तो देन ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो आपको ऐसे मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको तब मालूम रहेगा जब आपने बुक पढ़ा होगा। तो देन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा 1842। 1842 में जो पहला जो आपका क्या है डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ पब्लिक हेल्थ जो स्टेब्लिश किया गया था यूरोप में, वो कब किया गया था 1842 के आफ्टर किया गया था। ठीक है, समझिए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा द ऑकरेंस ऑफ डैश may take place when sea water in the tropical belt get heated above 27 डिग्री सेल्सियस and low pressure areas लेवल होगा, यहाँ पे डेवल लिख दिया है, लेवल एरियाज लेवल अबव द क्या कहते हैं वाटर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका जो ट्रॉपिकल बेल्ट में जहाँ पे आपका 27 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान हो जाता है, लो प्रेशर एरिया कहलाता है वो, तो लेवल क्या है वाटर लेवल के अबव होता है। तो जस्ट उसको किस चीज का ऑकरेंस होता है, इसमें यहाँ पे रेन लिखा है, साइक्लोन लिखा है, एंटी साइक्लोन लिखा है, यहाँ पे सुनामी भी लिखा है। तो मैं आप सभी को बता दूं जब क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस जब आपका क्या है, जब आपका ट्रॉपिकल बेल्ट हीट हो जाता है और लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, यानी हवाएं क्या होती है वहां पे एकदम जस्ट गायब हो जाती है, तो देन क्या है साइक्लोन का फॉर्म होता है ना, जस्ट वहां पे साइक्लोन आता है ना।
तो ये आपका इस तरह का जब कंडीशन बनता है देन आपका साइक्लोन आते हैं। यहाँ पे आपका रेन एंटी साइक्लोन या फिर सुनामी आपका ऑप्शन गलत है, यहाँ पे साइक्लोन आपका करेक्ट आंसर है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जी आपका कि यहाँ पे कह रहा है फ्लड्स इन विच टू कंट्रीज रिजल्ट इन 2/3 ऑफ टोटल डेथ काउज्ड बाय फ्लड्स। ठीक है, तो यानी जो फ्लड्स है जिसमें 2 कंट्रीज हैं जो कि आपका क्या है 2/3 हिस्सा जो है टोटल डेथ का वो आपका फ्लड के कारण होता है। तो यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया चाइना है, सॉरी चाइना बांग्लादेश है, पाकिस्तान बांग्लादेश है, इंडिया नेपाल है। तो इसके बारे में हमने हाल ही में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है तो आप सभी को मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा चाइना बांग्लादेश नहीं होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं होगा, या फिर इंडिया नेपाल भी नहीं होगा। इंडिया बांग्लादेश में जो आपका जो मोस्ट ऑफ जो डेथ है वो आपका फ्लड के कारण होता है। ब्रह्मपुत्र नदियां जब उफान पे होती है तो जस्ट आपका आसाम हो गया, जस्ट आपका पश्चिम ये बांग्लादेश के भी कई हिस्सों को डुबा देती है, जिसके कारण काफी ज्यादा डेथ जो है फ्लड का इन्हीं 2 कंट्रीज में देखने को मिलता है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जो नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट सुनामी वो आपका क्या होता है। पहला यहाँ पे मैंग्रोव लिखा है, दूसरा कोरल लिखा है, या फिर तीसरा स्टोनी बीचेस लिखा है, और चौथा यहाँ पे ग्रेटी सैंड ऑन दी बीचेस लिखा है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने देखा होगा जहाँ पे डेल्टाज होते हैं, सुंदरवन डेल्टा के पास आपने मैंग्रोव देखे, कटीली कटीली होती है। तो देन यहाँ पे से आपका कौन सा जो है जो एक तरीके से डिफेंस प्रोवाइड कराता है सुनामी के अगेंस्ट, तो मैं बता दूं आपका यहाँ पे कोरल होगा। ठीक है, स्टोनी बीच नहीं बचा सकती सुनामी से, मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं बचा सकते सुनामी से, ग्रिफ्टी सैंड भी नहीं बचा सकते। जस्ट जो वेव होता है जस्ट उसको कम करने का काम कोरल एंड रिफ्स का ही होता है। ठीक है, कोरल रिफ्स जस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, एक जस्ट नेचुरल डिफेंस होता है, जस्ट ऐसा नहीं प्रॉपरली सुनामी से बचा देते हैं ये, बट है नेचुरल डिफेंस का काम करती हैं, जस्ट वेव का थोड़ा सा उसकी क्या है इंटेंसिटी कम कर देती। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, इसमें लिखा है 12th क्वेश्चन, इन मैप प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, मैप स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पे मैप जो है इसका फुल फॉर्म क्या है या किसको स्टैंड करता है, तो यहाँ पे पहला लिखा है मैन एंड द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा लिखा है मैनकाइंड एंड बायोस्फीयर, तीसरा लिखा है यहाँ पे मैन एंड द बायोस्फीयर एंड मैनकाइंड एंड द बायोडाइवर्सिटी। तो इनमें से चारों में से आपका एक क्वेश्चन का आंसर है, और उस वो जो आंसर है मैं आपको बता दूं वो होगा आपका मैन एंड द बायोस्फीयर। ठीक है, ये वाला आप जो दूसरा ऑप्शन है इसको आप टिक लगा देंगे। ठीक है, मैप प्रोग्राम जो यूनेस्को द्वारा क्या है रन किया जाता है वो क्या है, वो जस्ट आपका एमएबी स्टैंड करता है मैनकाइंड एंड द बायोस्फीयर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीड बैंक जो है वो किसका एग्जांपल होता है, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, या कैपिटेटिव ब्रीडिंग, या फिर इन वाइट्रो टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, इन सिटू, एक्स सिटू, कैपिटेटिव ब्रीडिंग, या फिर इन वाइट्रो टेक्निक्स। तो इनमें से आपको एक लगाना है। तो मैं आपको बता दूं ये जो एक्स सिटू कंजर्वेशंस होते हैं जिसमें कि आपके क्या है सीड्स वगैरह हो गए, या फिर प्लांट्स के क्या कहते हैं जस्ट टहनी वगैरह, मतलब जिससे कि प्रोपोगेट हो सके, रूट से प्रोपोगेट हो सके, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशंस में रखा जाता है। कोई दिक्कत, तो ये आपका हो जाएगा सीड बैंक का एग्जांपल हो गया। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अ वाइड डाइवर्सिटी इन स्पीसीज composition indicate that ecosystem is likely to be more stable in the long term। यानी जो वाइड डाइवर्सिटी होती है किसी भी स्पीसीज कॉम्पोजिशन का, मतलब एक तरीके से क्या इंडिकेट करता है ना, मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो ये इकोसिस्टम है इज लाइकली टू बी मोर स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय के लिए जो इकोसिस्टम है वो क्या है मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ये क्या कहते हैं 4 ऑप्शन दिए, 5 तो नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है लाइकली टू मोर स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेरी न्यू इन एग्जिस्टेंस, वेरी अनस्टेबल एंड स्पीसीज में कोलैप्स ऑन, अनस्टेबल बट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है वाइड डाइवर्सिटी इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन, यानी एक जंगल मान लीजिए उसमें क्या है काफी सारा क्या है स्पीसीज का कॉम्पोजिशन है, जो कि इंडिकेट करता है डेट इकोसिस्टम इज लाइकली टू बी मोर स्टेबल इन द इको लॉन्ग टर्म। ये तो जस्ट मेरे को लग रहा है आंसर ही हो गया ये यहाँ पे, है ना, ये जस्ट आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये क्या होगा ऑप्शन 1 जो होगा आपका लाइकली टू बी मोर स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म। यहाँ पे आंसर लग रहा है बुक में, मतलब वो क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर में छाप दिया होगा, पता नहीं बच्चों ने समझ पाए होंगे या नहीं पाए होंगे।
तो यानी मैं बता दूं आपको कि जो डाइवर्सिटी जितनी ही जंगल में होती है वो ज्यादा ही क्या होता है, स्टेबल होता है। वो जंगल ज्यादा ही स्टेबल होता है और लंबे समय के लिए स्टेबल होता है, ठीक है। जस्ट बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमारे लिए डाइवर्सिटी जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर में कह रहा है कि जो फॉस्टरिंग टेक्निक है, क्या है, फॉस्टरिंग टेक्निक है, हैज बीन यूज्ड टू कंजर्व, मतलब किसको कंजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं फॉस्टरिंग टेक्निक का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एलिफेंट है, चीता है, वुपिंग क्रेन है एंड अंगूस को काऊ है, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन है। तो जस्ट यहाँ पे जो आपका, जस्ट आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो देन आपको मालूम होगा ये जो फोस्टरिंग टेक्निक है ना, एलिफेंट को हम क्या है कंजर्व करने करते हैं, ना चीता को, ना वूपिंग क्रेन को। जस्ट हमारा अंगूस काऊ जो होते हैं, जस्ट वो छोटी हाइट वाले होते हैं, तो वो आपके जस्ट ये फोस्टरिंग टेक्निक का यूज करके हम उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देन 16 वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम व्हिच लिव एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर आर नोन एज, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अनअटैच्ड होता है इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। जस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम से अनअटैच्ड होता है एंड विच लिव एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर, है ना, मतलब ऐसा जगह पे रहता है जहाँ पे क्या है, एयर हो गया और वाटर हो गया, जस्ट उसके इंटरफेस पे मौजूद होता है। तो उस प्लांट को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्लांट नहीं ऑर्गेनिज्म, हाँ, तो हम क्या कहते हैं। यहाँ पे न्यूस्टन है, प्लैंकटन है, नेक्टॉन है, बेंथोस है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा मे बी, अगर आपने क्या है खुद से रीड करी होगी एनवायरमेंटल साइंस की बुक, नहीं पढ़ी तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे न्यूस्टन जो है आपका, न्यूस्टन जस्ट होता है जस्ट एयर और वाटर के बिटवीन ये आपका ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई दिक्कत। बाकी आप प्लैंकटन जानते ही हैं, बेंथोस जानते हैं, बेंथोस जस्ट वो पानी के नीचे रहने वाले, प्लैंकटन आप जस्ट पानी के में तैरने वाले, और नेक्टॉन भी आपका कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो देन ये आपके हो गए, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गया आपका। देन आ जाते हैं हम 17 पे। हाँ, तो देन 17 जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम जो है वो इंक्लूड किसे करता है। यहाँ पे पहला को ऑप्शन दे रखा है स्टैग्नेंट आइलैंड लेक्स, इम्पाउंडमेंट्स, लॉक्टिक लॉटिक हैबिटेट या एस्च्यूरीज एंड मैंग्रोव्स। तो ब्रैकिश वाटर जानिए क्या होता है। सबसे पहले है तो हमारे पास 3 टाइप्स के वाटर होते हैं, ठीक है। फ्रेश होता है, सैलाइन होता है और ब्रैकिश होता है, ठीक है। तो ये जो है जस्ट इनके सैलिनिटी पे ये कैटेगरीज को डिफाइन किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है। जस्ट आपका जब वो क्या होता है, जब आपका फ्रेश वाटर जब क्या है सलाइन वाटर से मिक्स्ड होता है, जस्ट डेल्टा के पास, ठीक है, डेल्टा के पास, है ना, तो देन वो जो वाटर है वहां पे वाटर का जो पीएच होता है, मतलब ना ज्यादा खारा होता है ना ज्यादा आपका फ्रेश होता है, तो वो वाला जो वाटर होता है जस्ट वो आपका ब्रैकिश वाटर कहलाता है, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर कहाँ पे मिलेगा, अब मैंने बता दिया डेल्टा। तो वो जो रीजन है आपका वो आपका कहलाता है एस्च्यूरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्च्यूरीज। डेल्टा में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर ब्रैकिश वाटर होता है, जस्ट उसको हम एस्च्यूरीज कहते हैं या फिर मैंग्रोव्स भी कहते हैं हम, मतलब मैंग्रोव्स की जो झाड़ियां होती हैं वहां पे उगती हैं उनमें, उन पानी में, ठीक है, ब्रैकिश वाटर में। क्लियर है, कोई दिक्कत। देन आगे चले हम। तो देन आ जाते हैं हम 18th क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो एवरेज सैलिनिटी होती है इन वाटर इज अबाउट, यानी वाटर की जो एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो कितनी होती है, यानी हम किसको सलाइन वाटर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.5% दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 3.5% दे रखा है, यहाँ पे 4.5% दे रखा है, यहाँ पे 5.8% दे रखा है। तो इनमें से आप किसको आप एवरेज सैलिनिटी जो कहेंगे सी वाटर का क्या होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3.5% जो आपका एवरेज सैलिनिटी होता है सी वाटर का, ठीक है। कहीं से भी आप क्या है मतलब देखिए क्या है कि सैलिनिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, मे बी जस्ट हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका 3.5% ही होता है सी वाटर का सैलिनिटी। देन हो गया क्लियर। देन हम आते हैं 19वें क्वेश्चन पे, 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन जो आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन एंड हेट्रोट्रॉफिक सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा आपका ओपन और हेट्रोट्रॉफिक सिस्टम होगा। तो जस्ट आप आंसर नहीं मालूम हो तो देन आप देखिए यहाँ पे कुछ कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। यहाँ पे पॉन्ड देखिए, बॉग देखिए, रिवर देखिए, स्वयं देखिए, इनमें से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जस्ट पॉन्ड की बात करें तो ये भी एक जस्ट छोटे से सरफेस एरिया में होता है, बॉग भी जस्ट ऐसे होता है, स्वैम्प भी आपका जस्ट छोटे से एरिया में मडी होता है ना। तो देन इसमें आपका एक रिवर हो गया, तो इनमें से आपका कौन सा हो सकता है। तो देन आप क्या है रिवर को आप टिक लगाओगे, ठीक है। रिवर जस्ट आपका ओपन होता है ना, और जस्ट हेट्रोट्रॉफिक
सिस्टम होता है वो, ठीक है। तो देन ये वाला जो आंसर आपका रिवर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पीसीज आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जो आपका जो 20% सॉरी 20 नहीं 50% जो अप्रोक्सीमेटली जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर कोरल रीफ्स। तो यहाँ पे से आपको क्या है, एक आपको लगाना है टिक, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट या कोरल रीफ्स। तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्या है, रिसोर्सेज भी ज्यादा होता है, जस्ट यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, और यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो लाइफ की कंडीशन जो है प्रॉपरली, वहाँ वाटर सप्लाई जो है प्रॉपर मिलता है। जस्ट जो पॉपुलेशन भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही सबसे ज्यादा आपको 50% जो वर्ल्ड का टोटल, सॉरी पॉपुलेशन कह रहा हूँ, स्पीसीज स्पीसीज जो है, जस्ट पेड़ पौधे के जो स्पीसीज होते हैं, जस्ट आपको क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में कम मिलेंगे थोड़े, क्योंकि वहां पे बारिश कम होती है। देन बात करें टेम्परेट डेसिडुअस में, तो जस्ट वो अल्टीट्यूड्स में होते हैं, है ना, कॉनिफेरस, जस्ट नहीं पर्णपाती हो गया ना डेसिडुअस, हाँ। तो इसमें क्या होता है, ये जो पत्तियां क्या है झाड़ लेते हैं अपने, कुछ शेड कर देते हैं जस्ट एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। देन यहाँ क्या है, कोरल रीफ्स में भी आपके नहीं होते हैं। देन आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा मैंने मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, वो मैंने देखा नहीं, स्पीसीज था ये, पॉपुलेशन मैंने बोल दिया। देन आगे चलते हैं हम 21 क्वेश्चन नंबर पे। देन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिलेट किसको करती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइप्स ऑफ स्पीसीज, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स, या डिस्ट्रीब्यूशन इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो ये देखिए क्या टाइप्स ऑफ स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी रिलेट करती है, नको नहीं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ये भी आपका नहीं करता है इंडिकेट। देन डाइवर्सिटी इन नंबर्स टाइप ऑफ जीन्स, ये क्या करता है क्या है? यानी इसमें कह रहा है डाइवर्सिटी द टाइप ऑफ जीन, यानी जो टाइप्स ऑफ जीन है उसमें क्या है नंबर ऑफ डाइवर्सिटी जो देखने को, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज नहीं होगा, ये आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी रिलेट करता है इससे। देन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो रीजन आपका कहाँ पे है, ऑफ मतलब हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ हाई, मतलब क्या वहां पे क्या चीज हाई रहता है, प्रोडक्टिविटी, एंडेमिज्म, या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ एलाइन स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को टिक लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या है एंडेमिज्म कर देंगे, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है वहां पे आपको पर्टिकुलर टाइप के स्पीसीज ही पाए जाते हैं उस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे एंडेमिज्म लिख देंगे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, विच वन ऑफ दी क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ट्रू, यानी जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ये जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है द मोस्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब जो मोस्ट विजिबल कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी का वो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है। या फिर इसमें दूसरा लिखा है आइलैंड कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ इंडिया सो हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, यानी ये कह रहा है कि आइलैंड हो गया, कोस्टल स्ट्रेचेस हो गया इंडिया के, वो क्या है हाई नंबर ऑफ क्या है एंडेमिक स्पीसीज को शो करते हैं। या फिर तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे कह रहा है वर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी वर्टिब्रेट्स जो है मोस्ट एबंडेंट होते हैं लाइफ फॉर्म्स में। या फिर चौथा है इसमें है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर अंडर कांस्टेंट थ्रेट। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए वर्टिब्रेट्स आर द एबंडेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यहाँ पे आपने देखा कुछ आपको अंतर नजर आ रहा है। जी हाँ, वर्टिब्रेट्स जो है वो जस्ट आपका मोस्ट एबंडेंट लाइफ फॉर्म नहीं है अर्थ में। जस्ट आपका इनवर्टिब्रेट्स जो है, यानी आपके जो इंसेक्ट्स हो गए या फिर जो भी आपके जो जिनके पास क्या है वर्टिब्रा नहीं होता, देन वो आपके मोस्ट एबंडेंट फॉर्म होते हैं अर्थ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन से सारे गलत है, देन तीसरा आपका ऑप्शन सही है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 24वां क्वेश्चन कह रहा है रेवाइन इज फॉर्म ड्यू टू, यानी जो रेवाइन होता है जस्ट आपका किस तरीके से फॉर्म होता है। तो आप में से किसी को शायद याद हो या ना हो, एक आपका रेवाइन है चंबल रेवाइन, ठीक है, जिसके बारे में हमने हाल में ही पढ़ा था। चंबल रेवाइन जस्ट मिट्टी के टीले होते हैं। ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है एसिडिक सॉइल हो गया, बेसिक सॉइल हो गया, सॉइल इरोजन हो गया तीसरा, एंड चौथा इसमें क्या रखा है सॉइल सैलिनिटी, यानी किस कारण आपके रेवाइन फॉर्म होते हैं। तो मैं बता दूं सॉइल इरोजन जो है आपके नदी के द्वारा जब क्या होता है बहुत सारी मिट्टियां बहा ली जाती हैं तो जस्ट ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बन जाते हैं ना, तो उसको जस्ट हम रेवाइन कहते हैं। ओके, तो ये आपका सॉइल इरोजन जो है मतलब जो रेवाइन जो है आपका
वो फॉर्म होता है सॉइल इरोजन के कारण, ठीक है। चंबल रेवन आप सभी का एक कॉमन एग्जांपल है, आपको याद होगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हाँ? अभी कौन सा चल रहा था, 24, हाँ 25 होगा ये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, है ना, वो कैसे मतलब कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग, मतलब हम किस तरीके से उसको हम क्या है सेटल डाउन कर सकते हैं या फिर नीचे हम कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कई प्रोसेसेस लिखे हैं, यानी क्लोरीनेशन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम कर सकते हैं, या कास्टिक सोडा का यूज करके हम कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपका कास्टिक सोडा भी है, क्लोरीनेशन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन को टिक लगाना है, यानी कास्टिक सोडा और आपका एलम होता है। आप सभी को याद होगा, यहाँ पे कास्टिक सोडा ही मैं लिखा है, तो देन आप कास्टिक सोडा को ही कर देंगे। तो कास्टिक सोडा और एलम का यूज हम क्या है फाइन पार्टिकल्स को जस्ट सेटल डाउन करवाने के लिए हम यूज करते हैं, कोई दिक्कत। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये 26वां था शायद, ये 27वां होना चाहिए था, है ना। चलिए कोई नहीं। डेट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म, यानी जो परसेंटेज है आपका ग्लोबल फ्रेश वाटर का वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब कितना परसेंट अवेलेबल है फ्रेश वाटर, और वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि भाई आपका जो फ्रेश वाटर आपका 100% में आपका मैं नहीं बताऊंगा अभी, पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। 5%, 10%, 15% या 20%। तो अभी अभी हाल में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज जो वाटर था आपका उसमें पढ़ा हमने। तो देन आपका जो 80% होता है वो फ्रोजन फॉर्म में होता है ना। इसी प्रकार जब आप फ्रोजन को हटा दोगे, फ्रोजन परसेंटेज को, तो देन आपका 20% बच गया, 20% आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ये आपका 28 होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम 27 ही बोलते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर, यानी जब हम मैन्योर का हम ऐड करते हैं सॉइल में, तो हमें मतलब क्या चीज अचीव नहीं होता सॉइल से। यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव्ड क्या है कोहेसिवनेस ऑफ सॉइल, एंड दूसरा इसमें लिखा है इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, देन तीसरा लिखा है डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, एंड चौथा लिखा है अ मोर स्टेबल एग्रीगेट स्ट्रक्चर। तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन को टिक लगाना है। सोचिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। तो मैं आपको बता दूं मैन्योर डालने के बाद कभी भी सॉइल में सैलिनिटी डिक्रीज नहीं होती है, क्योंकि आपका जो मैन्योर होता है जस्ट अ बेसिक नेचर होता है ना। तो देन हम जब क्या है जस्ट हम जब सॉइल में ऐड करेंगे तो जस्ट क्या होगा, सॉइल सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। पीएच की बात करें तो आपका 0 से 7 और 7 से 14 होता है, ठीक है। मान लीजिए कि एसिडिक है, वो सॉइल क्या है एसिडिक है, तो अगर हम ऐड करते भी हैं तो जस्ट वो क्या है, जस्ट वो सैलाइन हो रहा है, जस्ट वो आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो जस्ट वो डिक्रीज नहीं होगा, सॉइल सैलिनिटी उसमें डिक्रीज नहीं होगी, जस्ट इंक्रीज होगी। तो ये आपका जो है ऑप्शन गलत है, मतलब अचीव नहीं कर सकते हम मैन्योर का यूज करके। देन आ जाते हैं हम 28 पे। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल। अब देखिए कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कन्वेंशनल जो परंपरागत होते हैं और नॉन कन्वेंशनल आपके गैर परंपरागत, यानी जो हम क्या है ट्रेडिशनली उनका यूज करते हुए नहीं आए। तो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल, यानी इनमें से नॉन कन्वेंशनल क्या है कौन सा है इसमें। यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर है, नेचुरल गैस है, एटॉमिक एनर्जी है, और एक आपका बायोमास है, ठीक है। तो इनमें से आपका कौन सा हो सकता है, सोचिए जरा। तो मैं बता दूं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है आपका, ये आपका नॉन कन्वेंशनल होता है, ये भी आपका नॉन कन्वेंशनल ही, ठीक है। मतलब ये मतलब हम इनका क्या है ट्रेडिशनली हम यूज नहीं करते हुए आ रहे हैं ना। हाइड्रो पावर का ये हाल में ही हमने क्या है खोजा है, जस्ट बनाया है, मतलब जस्ट डैम वगैरह बनाते हैं ना, डैम से हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। नेचुरल गैस भी हमारा हाल का ही है। एटॉमिक एनर्जी की भी बात करें तो ये भी आपका हाल में ही है। बायोमास की बात करें तो बायोमास हम ट्रेडिशनली यूज करते हुए आ रहे हैं, जस्ट वो क्या है डेड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होते हैं, या गोबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट उससे हम क्या मीथेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। तो ये चीज का तो हम मतलब ट्रेडिशनली भी हम यूज करते आए हैं, कोई कन्वेंशनल में आ जाएगा। मतलब इसमें क्या कह रहा है नॉन कन्वेंशनल, सॉरी हाँ नॉन कन्वेंशनल आपका ये होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होना चाहिए ना। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं हम, बायोमास होगा इसका आंसर। देन उसके बाद आते हैं 29 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल, यानी क्या है इनमें से जो फॉलोइंग रीजन है इसमें इंडिया के, उसमें जो आपका हाईएस्ट जो प्रोड्यूसर है मिनरल ऑयल का, यानी जो आपका जो कच्चा तेल होता है क्रूड ऑयल कह सकते हैं उसको,
क्रूड ऑयल आपका कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? यहाँ पे अपर आसाम दे रखा है, कैम्बे दे रखा है, कृष्णा गोदावरी या बॉम्बे हाई। तो देन इसमें से आप जो टिक लगाओगे, इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई में आपका सबसे ज्यादा क्या है, हाईएस्ट प्रोड्यूस किया जाता है आपका मिनरल ऑयल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देन आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लीड करता है डिक्लाइनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा एनर्जी डिमांड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इनमें से जो आपका जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका कहाँ पे मतलब डिक्लाइन होता है, ग्रोथ रेट आपका क्या है ऑफ मतलब रेट पर कैपिटा एनर्जी, यानी जो पर कैपिटा एनर्जी जो है मतलब प्रति व्यक्ति जो एनर्जी की जो डिमांड है ना, वो जस्ट आपका कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, रेजिडेंशियल सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इनमें से आपको एक ऑप्शन में टिक लगाना है। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा जो आपका डिमांड होता है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखे तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका सबसे मतलब जस्ट डिक्लाइन हो जाता है ना। मतलब जस्ट जैसे हम क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को जब हम अचीव करने लगते हैं तो देन देखोगे क्या कि आप धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होगा, डिक्लाइन होगा, एंड देन अदर जो सेक्टर्स हैं जैसे रेजिडेंशियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या आपका एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है 31वां क्वेश्चन, स्लज गैस जो है लार्जली कंसिस्ट क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, बताइए। तो स्लज गैस जस्ट आपका क्या है, जो स्लज होता है नालियों में है ना, सीवर में वगैरह, वो सब क्या है, जस्ट वो मीथेन एक्सट्रैक्ट करता है। काफी मैथेनोजेंस होते हैं उसमें, तो जस्ट वो क्या है क्या कहते हैं हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, सॉरी, मीथेन बनाता है। ठीक है, मतलब मीथेन कंसिस्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, मीथेन कंटेन करता है। जस्ट अगर हम उसके पास अगर एक तिल्ली जला दे तो देन वो क्या है आग से भी निकलने लगे, काफी मीथेन गैस रिलीज होता है। देन बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है, जिसमें कह रहा है इंटर गवर्नमेंट पैनल जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर आईपीसीसी वो कब स्टेब्लिश हुआ। अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही आपका लाजवाब आ गया है। तो देन आप सभी को मालूम नहीं होगा, ये याद करने वाली चीज है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, 1988 में जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज पे आईपीसीसी जिसे कहते हैं हम, वो स्टैब्लिश आपका 1988 में हुआ है। ठीक है, 1982, 1985 या फिर 1990 में आपको टिक नहीं करना है, 1988 आपका करेक्ट आंसर होगा। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जस्ट आपका 34 नंबर का है। तो इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो जस्ट ही इसमें से आपका कौन सा जो है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे ट्राइऑक्साइड इधर आना था, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सीएफसी। तो मैं बता दूं आपको, इनमें से जो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया या फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे आपके क्या है जस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के। अगर हम सीएफसी को छोड़ दें तो सीएफसी आपका क्या है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एसिड रेन के लिए। ठीक है, जस्ट ये ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट जरूर करता है लेकिन ये एसिड रेन नहीं करता है। ठीक है, तो देन आपका सीएफसी करेक्ट आंसर होगा। देन आ जाते हैं हमारा 34, ये 35 होना चाहिए था, देखिए एक एक क्वेश्चन पीछे होता जा रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, 33, ये 33 था और ये 34 क्वेश्चन नंबर। हाँ, देन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 नेशनल मिशन क्लाइमेट चेंज। यानी जो 8 नेशनल मिशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो थे डिफरेंट डिफरेंट, आप चाहो तो बुक में देख सकते हो 8 के 8, यहाँ पे 4 दे रखे हैं। 4 में से आपको बताना है कि जो हमारे 8 नेशनल क्लाइमेट जो मिशन जो था हमारा उसका क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, ये ऑप्शंस देखिए, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर अ हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। इनमें से आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से जो आपका थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है, यानी नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, जो आपका जो मिशन जो है हंगर और पॉवर्टी को के खात्मे के लिए, ये जस्ट हमारा 8 नेशनल मिशन, मतलब आप सोच सकते हैं ये हंगर और पॉवर्टी कहाँ से आ गया, ये क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से बिलोंग करता है मिशन वाटर, ग्रीन इंडिया, ठीक है, सस्टेनेबल हैबिटेट, तो ये तो नहीं करता ना। आप चाहो तो अपना कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। तो देन आपका जो तीसरा जो है ये नहीं होगा। देन आ जाते हैं हम
35वें पे यानी 35 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेसल कन्वेंशन जो है वो लार्जली रिलेट किससे करता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, या फिर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से, या फिर ओजोन डिप्लेशन से, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस से। तो मैं बता दूं ये जो बेसल कन्वेंशन जो है ये जस्ट हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जस्ट बिलोंग करता है। क्या है, जो भी आपके हैजार्डस होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, एलिमेंट वेस्ट होते हैं, जस्ट उसको मैनेज करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, बेसल कन्वेंशन रिलेट करता है इसे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन है इसका। ठीक है, जस्ट ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये जस्ट कह रहा है क्या, जो मेन फंक्शन जो है यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी जो है वहां पे आपका 88 नहीं इश्यूज होंगे। ठीक है, ये इश्यूज होंगे, मतलब वो क्या इशू करता है। ठीक है, जस्ट वो आपका जो मेन फंक्शन जो है एनजीटी का, मतलब वो क्या है, तो यहाँ पे बताना है इफेक्टिव एंड क्या है एक्सपेडिटुअस डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑन एनवायरमेंटल इशूज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव एंड expeditious disposal of cases of related to civil issues। यहाँ पे लिखा है देन तीसरा ऑप्शन है मतलब फ्रेम रेगुलेशन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, एंड चौथा है यहाँ पे फ्रेम एनवायरमेंटल लॉज यानी एनवायरमेंटल लॉज को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं देखा हूँ पहला जो है आपका इफेक्टिव एंड एक्सपेडिटिवस डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज, ये जस्टिस को बिलोंग मेन फंक्शन है इसका। इज इस ये क्या है मतलब इज नॉट होगा शायद में भी। ठीक है, फंक्शन ऑफ ग्रीन टर्मिनल। इसके बाद क्या इफेक्टिव, मत जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ना इसमें जो करेक्ट जो क्या कहते हैं इसका जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है 36, जस्ट मैं अपने फोन में एक बार देख लूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा हाँ, मेन फंक्शन इज पूछा गया है सिर्फ। हाँ ठीक है, जस्ट इसमें मेन फंक्शन पूछा है। ये भी आपका जो सेकंड वाला है इसमें भी आपका मेन फंक्शन है इफेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू सिविल इश्यूज का। देन उसके बाद फ्रेम रेगुलेशन यानी जो कंट्रोल एयर पॉल्यूशन है ना। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब वो क्या है फॉग वगैरह, या फॉग कह रहा हूँ स्मोक जब बढ़ जाता है तो देन एनजीटी उस पर एक्शन लेती है ना। तो एनजीटी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है फ्रेम एनवायरमेंटल लॉज। तो जस्ट ये आपका एनजीटी का काम नहीं होता, एंड एनजीटी कभी भी लॉज नहीं बना सकती एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल लॉ जस्ट उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन नहीं होता। तो देन आपका ये वाला जो है चौथा ऑप्शन सही है बाकी को टिक मत लगा देना। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए इसके साथ क्या हुआ कि हमें और क्या है कि हमें वो भी पता चल गया, एनजीटी के फंक्शंस भी पता चल गया। ठीक है, तो इनमें से अगर कभी फंक्शंस के बारे में आ जाते देन आप फंक्शंस कर सकते हो, अगर इसके जगह आपके सिर्फ फंक्शंस पूछ लें। देन उसके बाद हम आ जाते हैं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो जो अमेंड हुआ यानी उसमें संशोधन जो हुआ वो कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे बताना है 1981, 1987, 1974 या फिर 2000 में। इसका सही आंसर होगा, जब आप किताब पढ़ोगे तभी मालूम चलेगा। 1987 में जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो एक्ट है वो अमेंडमेंट उसमें लाया गया। ठीक है, ये आपका 1987 में लाया गया था, कोई दिक्कत। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 क्वेश्चन। ये क्या है, विच गैस हैज वाज रिलीज्ड केमिकल प्लांट ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये तो आप बता ही दोगे, बहुत इजी है। इसमें यहाँ पे क्या है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, या फिर इथाइल आइसोसाइनेट है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल किसमें लगाए हम। तो बता दो आपका जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान ये लीक हुआ था जस्ट, है ना। तो ये जस्ट बहुत टॉक्सिक गैस था, काफी लोग मारे गए थे इससे। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल नहीं लगा देना, मिथाइल यहाँ पे बोला कर दे रहा हूँ। देन आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी इनमें से आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्रेटरी, ये आपके टाइप्स होते हैं पॉल्यूटेंट के, और कैसे करते हैं वो जस्ट मैं बताऊंगा मैं भी। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फोरस एसिड। ठीक है, इनमें से आपका प्राइमरी कौन सा है। तो मैं बता दूं ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपका, ये जस्ट आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ये डाइऑक्साइड है ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इसके पीछे का चले रहने दे, इस वीडियो में नहीं, कभी हम केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, देन चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 40th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर काउजिंग हार्म एक्वेटिक लाइफ। डिटर्जेंट, ह्यूमन सीवेज,
पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन टिक लगाना है, ऑप्शन, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन। तो देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन से जो मतलब रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे जो भी आपके कंटेंट है। तो ये क्या है, जस्ट ऑक्सीजन लेवल को क्या है मतलब कम कर देते हो और एक तरीके से हार्म करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। यहाँ पे डिटर्जेंट लिख रखा है, ह्यूमन सीवेज लिख रखा है, पेस्टिसाइड्स लिख रखा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन सीवेज होगा। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन सीवेज के कारण क्या होता है, काफी सारे इसके सीवेज जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसमें एल्गी वगैरह में भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं। देन वो क्या है, जस्ट वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं जस्ट उनको क्या है इनटेक कर लेते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, वाटर जो होता है, जो घुला हुआ वाटर मतलब ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, काफी सारे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो होते हैं वो मारे जाते हैं। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट में। 41th जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, What would be the best method for disposal of radioactive nuclear waste? यानी इसमें जो बेस्ट मेथड आपका कौन सा है जिससे हम क्या है डिस्पोजल कर सके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को। यहाँ पे लिखा है डंपिंग एट सी, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, इन क्या है इंसनरेशन या फिर लैंडफिल डिस्पोजल। ठीक है, इनमें से आपको चारों में से एक लगाना है। यानी हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को, न्यूक्लियर वेस्ट को हम किस तरीके से एक सेफली हम उसको क्या है मतलब डिस्पोज कर सकते हैं। यहाँ पे डंपिंग या क्या है समुद्र में डाल दो। तो बता दो समुद्र में डालने से क्या है, रेडियो जो क्या है रेडियो एक्टिव जो ये मटेरियल है ना, तो ये आपका वहां पे फैल सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है अंडरग्राउंड में भी, मतलब क्या है कि जो आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको क्या है नुकसान हो सकता है। ठीक है, सीज में जो रहने वाले एनिमल्स को नुकसान होता है। अंडरग्राउंड डिस्पोजल में अगर डाल दे तो देन उससे भी हो सकता है। लैंडफिल डिस्पोजल, इंक्लिनेशन, इंसिनरेशन का मतलब होता है जला देना। तो इनमें से आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो लैंडफिल डिस्पोजल होगा। अगर हम उसको सॉरी लैंडफिल नहीं, सॉरी लैंडफिल नहीं करेंगे, लैंडफिल नहीं करेंगे। लैंडफिल में तो आपका कचरा होता है जिससे वो फैलने का चांसेस हो सकते हैं, रेडिएशन फैलने का चांस हो सकता है। लैंडफिल डिस्पोजल, अंडरग्राउंड डिस्पोजल यानी क्या है, हम इसमें जमीन के अंदर बहुत एकदम गहरा गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्या है न्यूक्लियर वेस्ट डाल के देन उसके बाद हम क्या है ढक देंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है डिस्पोजल करने के लिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट का। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 42 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। इनमें से आपका कौन सा मेथड जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट का नहीं है। हाँ, तो देखिए क्या, कंडीशनिंग, डाइजेशन, कंपोस्टिंग, लंगूनिंग एंड टैंक स्टोरेज। तो इनमें से आपके चार ऑप्शन है। देखिए कंडीशनिंग जस्ट आपका बायोलॉजिकल मेथड है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। डाइजेशन ये भी जस्ट आपका क्या है क्या है बायोलॉजिकल मेथड है। कंपोस्टिंग भी आपका वेस्ट बायोलॉजिकल मेथड है। ये आपका फिजिकल मेथड है। ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। ये जस्ट आपका क्या है लंगूनिंग एंड टैंक जो स्टोरेज करके हम क्या है जस्ट उसको वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो आपका क्या है ये आपका फिजिकल है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ एथिक्स। एथिक्स देखिए क्या है ये, फॉर द एनवायरनमेंट। यानी जो एथिक्स वाला जो लास्ट वाला चैप्टर है जस्ट वो क्या क्या एथिक्स है, मतलब जो धारणाएं हैं एक तरीके से जुड़े हुए हमारे इन्हीं सब चीजों से लेके। तो देन इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है चेंजिंग फूड हैबिट्स, न्यू फैक्ट्स ऑन नेचर, न्यू नॉलेज अबाउट नेचर, एक्सपेंडिंग मोरल कंसर्न्स। यानी यहाँ पे क्या है न्यू सेट ऑफ एथिक्स की पूछ रहा है ना एनवायरनमेंट को लेकर। तो इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। तो देखिए क्या है यहाँ पे आप चेंजिंग फूड हैबिट्स डाल सकते हैं, क्योंकि जब आपका क्या है अगर हम फूड हैबिट चेंज कर दें तो देन वो कोई नया क्या है एथिक्स नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, है ना। जस्ट आपका जो न्यू इफेक्ट है ये जस्ट आपके क्या है एथिक्स है, मतलब जस्ट न्यू सेट ऑफ एथिक्स से बिलोंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। 44 वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। इसमें से जो क्या है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि ये रिलेट जो है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है फॉरेस्ट का उससे मतलब नहीं करेक्ट है। ठीक है, रिलेट नहीं करता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन कह रहा है इट प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड फूड, फूडर एंड फ्यूल। बिल्कुल सही है जी, है जस्ट ये रिलेट करता है। इट होल्ड्स द की नंबरस लाइफ सस्टेनिंग प्रोडक्ट्स सच एज फार्मास्यूटिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये भी मे बी शायद, हाँ ये भी आपका क्या है हाँ ये भी आपका होता है। ठीक है,
ये भी आपका मिल जाता है। फार्मास्यूटिकल्स जो ड्रग्स वगैरह हो गए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए जो केमिकल होते हैं वो भी आपको क्या फॉरेस्ट से मिल जाता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। इसमें लिखा है फ्रूट लीव्स रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ द प्लांट्स फूड, मतलब जो ट्राइब्स वगैरह के लिए जो फ्रूट हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट हो गया, ट्यूबर हो गया, ये सब भी क्या है फॉरेस्ट से मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है इट प्रोटेक्ट वाटर सेट्स एंड इंश्योर पेरेनियल वाटर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो जस्ट ये फॉरेस्ट का ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं है कि जंगल जो है, जो ये क्या है जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट में नहीं आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 45th जो क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी जस्ट जंगल का वो हो जाना, एक तरीके से खत्म हो जाना। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन का काउजेज नहीं है, बहुत सारे काउजेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। यहाँ पे लिखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फॉरेस्ट फायर, पेस्ट अटैक, राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो देखिए क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का काउज, फॉरेस्ट फायर के कारण भी क्या डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, पेस्ट अटैक द्वारा भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो मेरे को नहीं लगता कि डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, मतलब नहीं ही होगा मेरे को क्या। कार्बन डाइऑक्साइड तो जस्ट वो क्या है आपके फॉरेस्ट क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो ये आपका जो है आपका चौथा जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ देखिए 43 हो गया यहाँ पे 40 क्या होगा, यहाँ पे 45 होगा, 46 होगा, 46 है ये, 46 नंबर क्वेश्चन नंबर है, उल्टा पुल्टा हो गया पूरा। चलिए कोई नहीं। इंडिया नीड्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स। यानी इंडिया को जो है अपना जो मतलब जो परसेंटेज है फॉरेस्ट का टोटल एरिया का, उसको कितना परसेंट अगर मतलब लाना होगा जस्ट वो अपने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक नीड्स के लिए। यहाँ पे 50%, 25%, 10% या 33%। जस्ट मैं बता दूं, जस्ट पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि जस्ट पॉपुलेशन वहाँ की जितनी हायर है तो जस्ट हमें क्या है, हमें फॉरेस्ट एरिया भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वहाँ पे, क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो देन वही उसी की बात की जा रही है। तो अभी अभी जो है हमारा 28% क्या है फॉरेस्ट है, ठीक है। तो हमें और इसको कितने बढ़ाने की जरूरत है, 25, 50 या फिर 33। तो मैं बता दूं आपको ये आपका 33% जो है आपका इंक्रीज करने की जरूरत है, जस्ट हमें अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम 33% अगर हम जो एरिया है उसको अगर हम फॉरेस्ट के अंदर ले आते हैं तो देन ये हमारा इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल कर देगा। कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 47th पे आ गए हम। 47th कह रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स वेरी कंसंट्रेटेड यूनिट, यानी यूरिन, सॉरी यूरिन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि काफी ज्यादा आपका कंसंट्रेटेड यूरिन सेक्रेट करता है, सेक्रेट नहीं क्या कह रहा हूँ, जस्ट एक्सक्रीट करता है, ठीक है। कैमल, गार्डन लिजार्ड, नॉक्टुरल रोडेंट्स, जस्ट ये चूहे की प्रजाति होते हैं एक तरीके से, एंड रोडेंट स्नेक्स जिसे कहते हैं स्नेक्स, ठीक है, रोडेंट्स कह रहा हूँ, स्नेक्स। तो इनमें से आपको चार में से एक लगाना है। तो देखिए क्या है आपका जो कैमल होता है, कैमल जो है आपका काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन सेक्रेट करता है। जस्ट आप बात करूं तो अरबियन कैमल तो होते हैं बहुत ही ज्यादा आपके, वो 100 दिन में लगभग लगभग पानी पीते हैं, है ना, 100 दिन में पानी पीते हैं, मतलब एक बार पी ले तो 100 दिन तक उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती है। तो देन उनका जो यूरिन भी होता है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, समझ गए होंगे आप। देन चलते हैं नेक्स्ट। 48वां कह रहा है यहाँ पे, 48 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है द एटीट्यूड विच असाइन द सिग्निफिकेंटली ग्रेटर वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग एंड एनी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म नोन एज, यहाँ पे स्टेवर्डशिप, एंथ्रोपो क्या है ये, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, एंड बायोसेंट्रिज्म है, एंड इकोफेमिनिज्म है। इनके बारे में आप पढ़िएगा, मैं इसके बारे में डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, पढ़ेगा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ेगा देन आपको क्या मीनिंग मालूम होगा तो देन आप कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि जो एटीट्यूड है विच असाइन सिग्निफिकेंटली ग्रेटर वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग, मतलब जस्ट वो ग्रेटर वैल्यू एक तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना, किसी अगर हम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो वो आपका एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहलाएगा, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आ चुके हैं 49th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एनविस सेंटर नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनविस। एनविस का मतलब होता है एनवायरमेंट,
एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन, ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। आप बुक खोलिएगा, जस्ट आपका एथिक्स वाला जो चैप्टर है सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। एंड देन सिस्टम, ठीक है, ऐसे सिस्टम, ठीक है। ENV से एनवायरनमेंट, I से इंफॉर्मेशन, S से सिस्टम, ठीक है। ये सेंटर कहाँ पे नहीं है इसके बारे में पढ़िएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, पहले लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स न्यू दिल्ली, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ, ठीक है। जस्ट मैंने बुक में देखा था। तो देन यहाँ पे आपका ये आपका एनवी सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद। तीसरा भी आपका क्या है, आपका एक एनवी सेंटर है जो कि आपका सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स न्यू दिल्ली है। चौथा भी आपका क्या है, आपका एक एनविस सेंटर है, यानी इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। इनमें से आपका कौन सा नहीं है, तो देन ये टाटा वाला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है आपका, ये आपका एक एनविस सेंटर नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं, इसके जगह जो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, टेरी जिसे कहते हैं, वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो बच्चे क्या है, कंफ्यूज होके इसको भी मान लेते हैं, जस्ट सोसाइटी फॉर दिल्ली अल्टरनेटिव्स लगा देते, तो ये आपका नहीं होगा, दूसरा आपका नहीं होगा, ठीक है। ये एक जो दिल्ली में है टेरी करके, वो है टाटा का ही, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैंने अभी बताया ना, क्या बताया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है एनविस में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गए हम लास्ट पे। तो यहाँ पे लास्ट में कह रहा है कि MNP टेस्ट जो है वो इनका मतलब यूज किस चीज के लिए किया जाता है। ई कॉली बैक्टीरिया होता है, सेचिगेला, बायोडिस, एस सोनोमाई, वाइब्रियो कोलेरा, ठीक है। ये जस्ट आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो मतलब इनमें से कौन सी जो बैक्टीरिया है इनको मतलब ये जो MNP टेस्ट है यूज किया जाता है फॉर्म फॉर्म मतलब फाउंड करने के लिए। तो मैं बता दूं आपको, ये जो आपका ई कॉली है, ई कॉली को जस्ट हम डिटेक्ट करने के लिए हम MNP जो टेस्ट होता है, मतलब उसको हम जस्ट प्रोवाइड कराते हैं। जस्ट MNP टेस्ट के थ्रू हम ई कॉली का प्रेजेंस मालूम कर लेते हैं। जस्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये, ठीक है। तो ये देन आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपका हो जाता है पूरा। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपकी मे बी एग्जाम से रिलेटेड जो मतलब काफ़ी क्वेश्चन इससे रिपीट भी हो सकते हैं ना, तो देन आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, और जो क्वेश्चन आपको मतलब आ सकते हैं वो भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन उसके बाद आप हमें क्या कहते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी वो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को, ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।